हरे कृष्णा। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। हमारी आज की चर्चा का विषय है त्वरित बुद्धि। कैसे कुछ लोग इतना जल्दी एनालिसिस कर लेते हैं, कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं और उसको इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं, और कुछ लोग चाह के भी ना इतना जल्दी एनालिसिस कर पाते हैं ना इंप्लीमेंट कर पाते हैं। ये विषय समझने की कोशिश करनी है। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं बताने वाला हूं ये फाइनल है। इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं। किसी भी बात को देखने के 10 नियम हो सकते हैं, पर जो मैं बता रहा हूं वो भी है। तो विषय को अन्यथा ना लें, समझने का प्रयास करें और इसका आनंद लें। जैसा कि बात हो रही थी ज्ञान की, किसी भी विषय को समझने के लिए, उस समस्या का तुरंत सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो दिमाग होता है वो कुछ लोगों का बहुत तेज चलता है, और कुछ लोग समस्या आने पर तनावग्रस्त हो जाते हैं और उसका रास्ता नहीं ढूंढ पाते। तो यही भेद समझने की कोशिश करनी है कि कुछ लोगों का दिमाग इतना तेज क्यों चल जाता है। अब हर एक की अपनी कुंडली, उसके हालात, उसकी लगन के हिसाब से उसकी बौद्धिक सामर्थ्य अलग अलग हो सकती है, पर फैसला लेने की सामर्थ्य अलग चीज है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक टीचर थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो वो प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाता है, और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो क्या इसका ये अर्थ है कि जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है वही पढ़ा लिखा होता है और जो प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते? अर्थ ये है कि पढ़ाई का स्तर ऊपर और नीचे होने से गुरु छोटा या बड़ा हो सकता है, पर गुरु तो गुरु है, और हर गुरु का अपना एक महत्व है। तो छोटे छोटे फैसले जल्दी लेने और बड़े बड़े, जाने देश का गृह मंत्री जो फैसले लेता है और घर का गृह मंत्री जो फैसले लेता है, वो समानता के आधार पर एक जैसे समझें। उनकी क्रियान्वयन अलग अलग हो सकता है। तो एक कहानी पहले आपको सुनाता हूं। कहानी है, एक बार चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के साथ अपने महल में एक नया कक्ष बनवाते हैं। एक अलग से प्रांगण में एक नया छोटा महल का निर्माण करवाते हैं, और वो चाहते थे कि भाई मेरे गुरु चाणक्य से एक बार देख लें और कोई त्रुटि, कोई कमी है तो उसको ठीक कर लिया जाए। दोनों जने जाते हैं उसको देखने के लिए। साथ में 2-4 अंगरक्षक भी होते हैं, जैसे कि राजा के साथ हमेशा होते ही हैं। जब वो महल में घूम रहे होते हैं, एक कमरा फिर दूसरा कमरा, तो जो महल के फर्श होता है वो लकड़ी का होता है। चाणक्य वहां पर चींटियों को चलते हुए देखते हैं और चींटियों के मुंह में चावल देखते हैं। वो तुरंत ये अंगरक्षकों को आदेश देते हैं कि आप अभी राजा को यहां से ले जाओ और सुरक्षित करो, और तुरंत मेरी सेवा में लौट कर आओ। राजा को सुरक्षित ले जाया जाता है, और उनके अंगरक्षक जब वापस आते हैं और सैनिकों के साथ, तो वो आदेश देते हैं इस महल को आग लगा दो। सबको बड़ा ताजुब होता है, लेकिन गुरु का आज्ञा कौन टाले, महल को आग लगा दी जाती है। जब ये खबर चंद्रगुप्त मौर्य को मिलती है तो उन्हें भी बड़ा ताजुब होता है। तो उन्होंने अपने गुरु चाणक्य से पूछा कि इतना सुंदर महल था, अभी तो उसका समझिए गृह प्रवेश भी नहीं हुआ और आपने उसमें आग लगाने के लिए कह दिया और आग लगवा भी दी। तो उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, जब मैं तुम्हारे साथ वहां घूम रहा था तो मैंने वहां पर चींटियां देखी और चींटियों के मुंह में चावल का दाना देखा। बोले, जी, जिस महल में अभी कोई रहता ही नहीं है वहां पर चींटियां, और चींटियों के मुंह में पका हुआ चावल का दाना, ये क्या इंगित करता है कि निश्चित रूप से वहां कोई है जिसने खाना खाया या खाना पकाया। दोनों सूरतों में वहां पर कोई ऐसा अनवांटेड पर्सन है जिसे हम नहीं जानते या जो हमारी जानकारी में नहीं है। निश्चित रूप से ये अमात्य राक्षस के भेजे हुए सिपाही हो सकते हैं, गुप्तचर हो सकते हैं, जो आपकी हत्या का षड्यंत्र रच रहे होंगे। आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैंने तुरंत महल में आग लगवा दी। जो कुछ भी होगा वो कल तक पता चल जाएगा। अगले दिन सैनिक जब निरीक्षण करते हैं तो कहते हैं कि महल में एक छोटा तहखाना था, और उस तहखाने में 20 मृत शरीर मिले हैं जो सैनिक वेशभूषा में थे। तो इस कहानी से हमने क्या देखा? आचार्य चाणक्य ने सिर्फ एक चावल के दाने से देखकर इतनी दूर तक का हिसाब लगा लिया, और हाथों हाथ एनालिसिस भी किया, कंक्लूजन पे पहुंचे और डिसीजन भी ले लिया। ये जो गूढ़ बुद्धि होती है, ये जो दूर तक सोचने की गुप्त विद्या होती है, ये जो इतनी जबरदस्त एनालिसिस पावर होती है, ये देता कौन है?
अब ज्योतिष में इसे हम कैसे देखते हैं, तो ज्योतिष में मेरे समझ से इसे राहु कंट्रोल करता है। अगर राहु की दृष्टि पहले भाव से, 11वें भाव से और 9वें भाव से पंचम पर आए, और कहीं से आ ही नहीं सकती पूर्ण दृष्टि, तो पहले घर से आएगी 5वीं, 11वें घर से आएगी 7वीं और 9वें घर से आएगी 9वीं दृष्टि। तो जब पंचम भाव पर राहु की पूर्ण दृष्टि होगी तो ऐसे आदमी में एनालिसिस की पावर आम आदमी से बहुत अच्छी होगी ही, और उसमें उस बात को समझने की, उसके हिसाब से अपने प्रोग्राम एडजस्ट करने की सामर्थ्य होती है, और वो सही और गलत का निर्णय बहुत तेज करता है। इसके कुछ नुकसान भी हैं कि आमतौर पर ऐसे लोग अपनी पढ़ाई जो वो एक्चुअली पढ़ते हैं का वास्तविक इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अपनी बौद्धिक चातुर्यता के दम पर, अपनी पावरफुल दिमाग के दम पर व्यापार में सलाहकार के तौर पर बहुत कामयाब होते हैं। तो इसी बात के को समझाने के लिए 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं, जिससे ये विषय आपको और क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल श्री अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली का लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे 9वें घर में राहु है, जिसकी पूर्ण दृष्टि उनके 5वें भाव पर पड़ रही है। मैंने राहु को सर्किल में करके और दृष्टि को नीले रंग की लाइन से दिखाया है, जो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो राहु की इस दृष्टि के कारण ही ये इतने भारी कूटनीतिज्ञ बने, और जो इन्होंने एक्चुअल पढ़ाई की थी उस पढ़ाई से हटके अपने लिए एक अलग कैरियर बनाने में सामर्थ्यवान बने। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक और एग्जांपल है हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी की कुंडली है। इनकी कुंडली में भी 9वें घर में राहु हैं, जिसकी पूरी दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है। ये चलित कुंडली से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सेम स्थिति है, इन्होंने जो भी विद्या अध्ययन करा वो सेपरेट रहा, और जो कुछ भी नाम कमाया वो अपनी बौद्धिक सामर्थ्य के दम पर, अपने फैसले लेने की ताकत के दम पर कमाया, जो हमारा आज का विषय है। एक और कुंडली लेते हैं। ये हमारे एक मित्र हैं अनुर जैन साहब। एक छोटे से व्यापार से इन्होंने शुरू करके उस व्यापार को आसमान की ऊंचाइयों तक ले गए। ऐसा करने की सामर्थ्य कैसे आई? पहले घर में राहु बैठकर 5वें घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और जो इन्होंने विद्या अध्ययन करा, ये क्वालिफाइड इंजीनियर हैं, पर उस इंजीनियरिंग के दम पर इन्होंने कभी पैसा नहीं कमाया। अपनी बौद्धिक सामर्थ्य, अपने व्यापार की सामर्थ्य, सही फैसले और क्विक फैसले लेने के दम पर इन्होंने इतनी ऊंचाइयां हासिल की हैं। ये हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी की कुंडली है। आप ध्यान देंगे तो राहु 9वें घर में बैठकर पूर्ण दृष्टि से अपने 5वें घर पर दृष्टि डाल रहा है। यही हमारे आज का विषय था जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इनको भी जो ऊंचाइयां, जो यश और मान मिला, उसमें राहु का अपना एक रोल है, जिसका इस विषय में हमने कई बार चर्चा की। जो कुछ इन्होंने पढ़ाई की वो एक सेपरेट बात थी, पर जो ऊंचाइयां और यश मिला वो अपने फैसले लेने की सामर्थ्य के कारण। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मेरे परम पूज्य पिताजी की कुंडली है। लगन में राहु है और उसकी पूर्ण दृष्टि 5वें घर पर पड़ती है। एक गरीब किसान के घर पैदा होने के बाद अपने आप को क्लास 1 गजटेड ऑफिसर तक लेके जाना, सही फैसले लेना और अपना नाम और रुतबा कायम करना, ये राहु की विशेष कृपाओं से ही संभव हो सका। मुझे उम्मीद है ये विषय, राहु की दृष्टि, आपको इन एग्जाम्पल से थोड़ी क्लियर हो गई होगी। तो कैसा लगा आपको आज का कार्यक्रम? मुझे उम्मीद है ये विषय आपके लिए रुचिकर होगा, पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। एक नया प्रयास शुरू किया है कहानी के माध्यम से अपने बुंदियों को स्पष्ट करने का। इस विषय में अगर आप कोई वार्तालाप करना चाहें, अपना कोई विचार प्रकट करना चाहें, कोई विरोध भी प्रकट करना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। मुझसे जितना संभव होगा मैं उनको सुलझाने का या उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ये जिस तरह का वीडियो था, मैं कोशिश करूंगा कि हर मंगलवार को इसी तरह किसी एक बिंदु को लेकर एक कहानी के साथ उस वीडियो को आपको भेजूं। आप अपनी जन्म कुंडली के संबंध में अगर मुझसे कुछ संपर्क करना चाहें, कुछ जानना चाहें,
तो उसके लिए एक फीस मैं आपसे लूंगा, जो मैं वार्तालाप में तय कर दूंगा, और आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9582113929। इसी विषय की रोचकता को और आगे बढ़ाएंगे, मिलकर के आगे काम करेंगे। अगर आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, जिससे औरों को भी फायदा हो, औरों को भी आनंद आए और ज्योतिष सीखना सरल सुगम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्णा।